हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी, राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के 3rd चैप्टर का 7th भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे भ्रूण परिवर्धन के बारे में। इससे पहले जो हमने भाग पढ़ा उसमें हमने देखा कि जो भ्रूण पोष होता है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, वो किस तरीके से विकास करता है और विकास की दृष्टि से ही वो कितने प्रकार का होता है और उसका मेन फंक्शन क्या होता है, दैट मीन्स उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। और आज हम देखेंगे भ्रूण के बारे में, यानी कि जब भ्रूण पोष के द्वारा भ्रूण को क्या मिलता है, पोषण मिलता है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, डेवलपमेंट करने लगता है। तो आज हम वही देख रहे हैं कि किस तरीके से ये डेवलप होता है। ठीक है, तो अब जो द्विगुणित युग्मनज है, द्विगुणित युग्मनज हमने देखा था 2n, हमने देखा था 2n। ठीक है, तो 2n में क्या हो रहा है, ये 2n कैसे बना था, हमने देखा था ना कि परागकण आया। ठीक है, परागकण आया, 2 परागकण आए थे, जिसमें से एक तो कहाँ गया था, त्रिकसलन करने के लिए, और एक जो n है वो कहाँ आया था, जो अंड कोशिका है ना, अंड कोशिका से इसने क्या किया था, निषेचन की क्रिया करी थी, दोनों ने फ्यूजन किया, फर्टिलाइजेशन किया और एक क्या बनाया, युग्मनज बनाया, जो कैसा था, द्विगुणित था। ये चीज क्लियर हो गई, यानी कि यही क्या करेगा, आगे जाके भ्रूण का विकास करेगा। तो द्विगुणित युग्मनज से भ्रूण का निर्माण हो रहा है और इस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया, या द्विगुणित युग्मनज से एक भ्रूण का जो निर्माण हो रहा है वो प्रक्रिया क्या कहला रही है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहला रही है। क्लियर है, जब भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है, यानी कि अब भ्रूणपोष का निर्माण हो गया, हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, लास्ट पार्ट में पढ़ा था ना, 6 वाले में क्या पढ़ा था, भ्रूणपोष का निर्माण हुआ, कब हुआ था, त्रिकसलन हुआ था। त्रिकसलन में क्या हुआ था, त्रिगुणित कोशिकाएं हुई थी, वो क्या कर रही थी, प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण कर रही थी, है ना, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण। और भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन की क्रिया से पहले ही हो गया था। चीजें कोरिलेट हो गई, क्लियर हो रही है जो मैं बोल रही हूँ। तो अब हमने क्या बोला कि जब भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है तो युग्मनज में क्या होता है, विभाजन प्रारंभ होता है। तो जो युग्मनज बना हमारा कौन सा, 2n जो युग्मनज बना, उसमें क्या हो रहा है, अब विभाजन स्टार्ट हो रहा है, डिवीजन स्टार्ट हो रहा है, जिससे कि एक क्या बन रहा है, विकासशील भ्रूण बन रहा है। और इस विकासशील भ्रूण को पोषण प्राप्त हो रहा है, किससे, भ्रूणपोष से। ठीक है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। प्रारंभ में द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, यानी कि डायकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन जो भ्रूण है उसका विकास क्या होता है, एक समान, यानी कि जो अष्टांग जो एक आती है, अभी मैं बताऊंगी डायग्राम में, एक अष्टांग जो क्रिया आती है, एक स्टेज आती है, वहां तक जो एक बीजपत्री है और द्विबीजपत्री है, वहां तक इनका निर्माण क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन बाद में क्या होगा, इनके जो विकास की प्रक्रिया है वो अलग अलग हो जाएगी। भाई वो द्विपालित हो जाएगा जो द्विबीजपत्री है, और जो एक बीजपत्री है वो एक पाली में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि उनके शेप का जो है निर्माण तो मतलब अष्टांग तक तो सेम रहा, लेकिन बाद में वो क्या हुए, जैसे जैसे उनमें डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे वो अलग अलग कोशिकाओं में या अलग अलग संरचनाओं में परिवर्तित हो गए। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, यानी कि भ्रूण का विकास हमने देखा कैसे, युग्मनज से द्विगुणित युग्मनज से भ्रूण का निर्माण हुआ, जिसको हमने एम्ब्रियोजेनेसिस कहा। एक बार भ्रूण बना, भ्रूण से जो भ्रूणपोष है उससे उसको पोषण मिला, धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, फिर वो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में कैसे कन्वर्ट होगा वो हम देख रहे हैं। इस प्रकार के भ्रूण का विकास का जो अध्ययन है वो कैप्सुला बुर्सा पेट्रोसिस नामक क्रूसीफेरी पादप में किया जाता है, यानी कि जो क्रूसीफेरी पादप का जो कुल है उसमें बुर्सा पेस्टोरिस, जो कैप्सुला बुर्सिस पेस्टोरिसिस है, उसमें सर्वप्रथम द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का अध्ययन किया गया। क्वेश्चन आ सकता है इस पे कि सबसे सर्वप्रथम किस कुल में, है ना, किस कुल में द्विबीजपत्री जो भ्रूण है उसका विकास देखा गया या अध्ययन किया गया, तो आप बोलेंगे क्रूसीफेरी। फिर आप बोलेंगे किस पादप में, तो आप बोलेंगे कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिसिस नामक पादप में ये अध्ययन किया गया। फिर इसमें युग्मज जो युग्मजन बन रहा है, युग्मनज जो बन रहा है, 2 असमान कोशिकाओं में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, देखो यहाँ पर ये क्या है, हमारा 2n है ना, ये हमारे युग्मनज है। अब क्या होगा, मैंने कहा इसमें क्या हुआ, विभाजन,
क्या हुआ, विभाजन हुआ। विभाजन के फलस्वरूप क्या हुआ, ये 2 भागों में बट गया, है ना। यही बोल रहा है, देखो इसमें युग्मनज में 2 असमान कोशिकाएं विभक्त हो जाती है। एक होती जो है आधारीय कोशिके, है ना, ये जो है वो क्या कहलाएगी, आधारीय, है ना। और एक होगी अग्रस्थ, अग्रस्थ या फिर शीर्षस्थ, जो शीर्ष पर हो और जो आधारीय हो। अब आप बोलेंगे कि मैम आप हमें ये तो बताओ कि अग्रस्थ कोशिका को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, या फिर जो आधारी कोशिका है उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो बच्चों जो अग्रस्थ है ना, अग्रस्थ यानी कि देखो हम बोल रहे हैं निभाग की तरफ, क्या हुआ, निभाग। तो ये जो ये है ना ग, तो आप इससे याद कर लो कि जहां पर निभाग आ रहा है तो अग्रस्त जो भाग बनेगा किसका, इस युग्मनज का जो कोशिकाएं बनेगी अग्रस्त वाली, वो किसकी तरफ होगी, निभाग की तरफ। और जो आधारीय भाग होगा वो किसकी तरफ बनेगा, जो अंड कोशिका कहाँ पर होती है, बीजांड द्वार की तरफ होती है। याद है ना, अपने बीजांड का पूरा संरचना पढ़ा था, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, जो अंड कोशिका है वो कहाँ थी, बीजांड द्वार की तरफ थी। तो मैं क्या कह रही हूँ कि जो युग्मनज है उसका जो आधारीय भाग होगा वो किधर की तरफ होगा, बीजांड द्वार की तरफ या फिर अंड कोशिका की तरफ। और जो अग्रस्थ भाग या शीर्षस्थ भाग होगा वो किसकी तरफ होगा, निभाग की तरफ। तो क्या कहना चाह रहा है, इनमें युग्मनज जो है जो असमान कोशिकाओं में विभक्त हुआ, इन्हें आधारी कोशिका, ठीक है, जो बीजांड द्वार की ओर है। क्लियर हो गई, आधारी कोशिका वो कहाँ है, बीजांड द्वार की तरफ है। और तथा अग्रस्त कोशिका, जो अग्रस्त कोशिका है वो कहाँ है, निभाग की ओर है। तो हम क्या बोल रहे हैं, अग्रस्त कोशिका और आधारी कोशिका। आधारी कोशिका है जो बीजांड की तरफ है और जो अग्रस्त कोशिका है वो है निभाग की तरफ। क्लियर है यहाँ तक की कहानी जो अभी हमने पढ़ा। आगे हम बढ़ते हैं, आधारी कोशिका, है ना, यानी कि हम बोल रहे हैं ये जो कोशिकाएं है ना, इस वाले पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो बीजांड द्वार की तरफ है ना। आधारी कोशिका में क्या हुआ, अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, यानी कि इस वाले में क्या हुआ बच्चों, अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। इस अनुप्रस्थ विभाजन की वजह से क्या हुआ, ये देखो डायग्राम, तो ये तो क्या हो गई अपनी अग्रस्त कोशिका। अब ये जो आधारी कोशिका है उसके अंदर कौन सा विभाजन है, अनुप्रस्थ विभाजन है। इस विभाजन की वजह से क्या हुआ, इस तरह की कोशिका हो गई। क्या हुआ, इस तरह की कोशिका बनी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कई कोशिकाएं बन गई। तो क्या बोला, देखो आधारी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन से 6 से 10 कोशिकाओं की बनी संरचना बनती है। हो गया, ये जो संरचना है वो कितनी हो सकती है, 6 से 10 हो सकती है। तो ये तो हो गया इसका अग्रस्त भाग, है ना, किसका, उस युग्मनज का जिसमें विभाजन हुआ। और ये जो पार्ट हो गया, ये कौन सा पार्ट था, हमारा आधारीय भाग था, है ना। अब इस आधारीय भाग में जो ये कोशिकाएं बनी है इसको हम क्या बोलते हैं, निलंबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निलंबक। क्या बोलते हैं, निलंबक। यानी कि ये जो 6 से 10 कोशिकाएं बन रही है कौन से विभाजन के बाद, अनुप्रस्थ विभाजन के बाद, तो इसको हम बोल रहे हैं निलंबक। निलंबक की प्रथम कोशिका आकार में बड़ी होती है। तो जो निलंबक है उसकी जो प्रथम कोशिका है वो कैसी है, आकार में बड़ी होती है, जिसे चूष्कांक कहते हैं। यानी कि जो इधर जो सबसे नीचे वाली कोशिका आएगी, ये जो कोशिका है ये है चूष्कांक। क्या है ये कोशिका, चूष्कांक। यानी कि जो निलंबक है इसकी ये जो प्रथम कोशिका है, यहां से नहीं करोगे, है ना, यहां से नहीं करना, क्योंकि आगे तो आधारीय भाग आ गया, सॉरी अग्रस्त भाग आ गया। जो निलंबक बना है उसकी जो सबसे प्रथम कोशिका है ये कैसी होगी, आकार में बड़ी होगी। और ये जो आकार में बड़ी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, चूष्कांक बोल रहे हैं। क्लियर है। तो हमने बोला जो निलंबक है जिसको हम सस्पेंसर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सस्पेंसर। निलंबक की जो प्रथम कोशिका है वो कैसी है, आकार में बड़ी है, इसको हम बोल रहे हैं चूष्कांक यानी कि सकर। अंतिम कोशिका जो अग्रस्त कोशिका के पास होती है, अंतिम कोशिका यानी कि ये वाली कोशिका जो अग्रस्त भाग के पास होती है, ये स्टिफिका यानी हाइपोफाइसिस का निर्माण करती है। यानी कि ये जो कोशिका है वो किसका निर्माण करेगी, हाइपोफाइसिस का, है ना, हाइपोफाइसिस का निर्माण करती है, जो विकसित होकर के क्या बनाएगा, ये कोशिका बनाएगा मूल गोप। क्लियर है। अभी हमने इस डायग्राम में क्या पढ़ा, पहले जो हमने देखा वो क्या था, युग्मनज था, 2 कोशिकाओं में विभाजित हो गया। दोनों कोशिकाएं क्या थी, असमान थी।
जो सबसे ऊपर यानी कि जो निभाग की तरफ थी वो कहलाई हमारी अग्रस्त कोशिका, जो बीजांड द्वार की तरफ थी वो कहलाई हमारी आधारी कोशिका। हमने पहले ये देखा। फिर हमने देखा कि जो हमारी आधारी कोशिका है, ये जो हमारी आधारी कोशिका है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। अनुप्रस्थ विभाजन के कारण 6 से 10 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। ये जो 6 से 10 कोशिकाएं हैं वो क्या है, निलंबक है ना। निलंबक की जो सबसे प्रथम कोशिका है वो आकार में बड़ी है, जिसको हम बोल रहे हैं चूष्कांग, और इससे जो आधार के भाग अंतिम कोशिका है वो कैसे बना रही है, हाइपोफाइसिस होती है, जो मूल गोप का निर्माण कर रही है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम देखो आप, ठीक है, ये युग्मनज था, ठीक है, इसमें क्या हुआ, विभाजन हुआ, असमान कोशिकाएं बनी। तो जो नीचे वाली कोशिका है वो कैसी है, ये देखो, जो ऊपर वाली इन्होंने यहाँ पर बता दिया आधारी कोशिका, ठीक है, और ये यहाँ पर जो होगी अग्रस्त। ये देखो, ये जो कोशिका है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अग्रस्त कोशिका, ये निभाग की तरफ है, और ये देखो ये जो इंडिकेशन है वो क्या है, आधारी कोशिका का इंडिकेशन है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, निलंबक बना, निलंबक बन रहा है। निलंबक का जो लास्ट वाला पार्ट है वो क्या है, चूष्कांग है, और यहाँ पर जो सबसे पहली कोशिका, जो अंतिम कोशिका होगी निलंबक की, वो क्या करेगी, मूल गोप का निर्माण करेगी। अभी तक हमने ये देखा, आगे अष्टांग के बारे में बात करेंगे हम। फिर एपीवेसल व हाइपोवेसल यानी ऊपरी व निचला चक्र जो है 4-4 कोशिकाओं का अस्त्रक बनाती है। अब जैसे कि हमारे पास ये डायग्राम आ गया है ना, ये डायग्राम आ गया, ये जो है वो क्या बनाएगा, मूल गोप, है ना, ये तो बनाएगा मूल गोप। ये हो गया चूष्कांग, ये जो पूरी कोशिका होगी वो होगी निलंबक, ये जो हो गया वो हो गया अग्रस्त भाग, है ना, और ये जो सारा भाग है वो कैसा हो गया, हमारा आधारीय भाग, है ना। अब आधारीय भाग, अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो अपना ये जो बना है ये क्या हो रहा है, इसमें भी विभाजन हो रहा है, और ये 8 कोशिकाओं में हो रहा है। यानी कि ये वाले भाग की बात कर रहे हैं हम, जो अग्रस्त भाग है, ये क्या होगा, इस तरीके से, है ना। पहले तो यहाँ पर ये 4 कोशिका बनी, है ना, चतुष्ट बना, फिर इनमें वापस से विभाजन हुआ इस तरीके से। ये देखो 1 2 3 4, यानी कि अब कितने हो गए, 1 2 3 4 और 4 अंदर, यानी कि 8 कोशिका बन गई। तो हम क्या बोल रहे हैं, अष्टक बना रही है। आया समझ में, यानी कि अब इसमें वापस से विभाजन हुआ। कैसा विभाजन हुआ, अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, और इसी अनुप्रस्थ विभाजन की वजह से क्या हुआ, अष्टांग मिला हमको, या अष्टक बना। अष्टक की कोशिकाओं में परिणत विभाजन हुआ, है ना, परिणत विभाजन हुआ, जिससे कि ये जो उसका बाहरी त्वचा है इस तरह से, ठीक है, इसमें भी 8 कोशिकाएं होगी, और ये 8 कोशिकाएं क्या करेगी, बाह्य त्वचा का निर्माण करेगी। किसका करेगी, बाह्य त्वचा का, ठीक है, और किसका करेगी, भरण उत्तक का, जो क्या करेगा, भरण उत्तक यानी कि जो पोषण प्राप्त कराएगा। प्रारंभ में जो भ्रूण है वो कैसा है, कैसा है, गोलाकार है। क्लियर है कहानी, जो प्रारंभ में वो जो भ्रूण है वो कैसा है, गोलाकार है, लेकिन बाद में ये क्या करेगा, बीज पत्रों का आकार। अब ये धीरे धीरे जब इसमें और भी विभाजन होगा और चेंजेस आएंगे तो ये ऐसे इस तरह की शेप हो जाएगा, और ये इसके क्या हो जाएंगे, निलंबक हो जाएंगे। आया समझ में। तो ये जो शेप है ये कैसी लग रही है, हार्ट शेप लग रही है, जो हम कहते हैं हृदय के आकार की लग रही है। तो क्या बोल रहा है, जो भ्रूण था पहले गोलाकार था, बाद में ये कैसा हो गया, हृदय के आकार का हो गया। परिपक्व भ्रूण में 2 बीज पत्र। अब ये जब ये भ्रूण है जो परिपक्व अवस्था आएगी, तो ये देखो एक पाली ये हो गई और दूसरी पाली, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, द्विबीजपत्री। तो बच्चों एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये यहाँ तक की जो स्टेज है ना, यहाँ तक की जो अष्टांग वाली स्टेज है, वो एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री भ्रूण, सॉरी, एक बीजपत्री भ्रूण और द्विबीजपत्री भ्रूण में समान रहती है, लेकिन यहाँ के बाद जो चेंजेस आते हैं वो दोनों में डिफरेंट होते हैं। ये हमने बात पहले करी थी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हृदय के आकार का हो गया, द्विपालित हो गया, यानी कि द्विबीजपत्री बना लिया इसने। फिर क्या बोला हमने, परिपक्व भ्रूण जो 2 बीजपत्री व 1 भ्रूणीय अक्ष होता है, भ्रूणीय अक्ष का जो बीज पत्र है
उसका जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है, बीज पत्रोपरिक। अभी हम डायग्राम में जाएंगे वापस से, अभी बस ये रिटन मटेरियल समझ लो। जिसका अंतिम सिरा जो टर्मिनल एंड है वो क्या कहलाता है, प्रांकुर कहलाता है। ठीक है, भ्रूणीय अक्ष का जो बीज पत्री है उसका अस्तर का जो निचला भाग है, यानी कि जो बीज पत्री का जो अस्तर है उसका भी जो निचला भाग है वो बीज पत्राधार होता है, और जिसका अंतिम सिरा मूलांकार होता है और मूलगोप से ढका रहता है। अभी मूलगोप का हमने निर्माण किया था, किससे किया था, निलंबक की अंतिम कोशिका जो आधारीय भाग के समीप थी, याद आ गया। फिर हमने देखा एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। इसको देखने से पहले हम वापस से बैक चलेंगे क्योंकि हम डायग्राम को समझेंगे। ठीक है, अष्टांग बन गया है ना, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कोशिका हो गई, ये स्थिफिका हो गई, ये डर्मेटोजन, यानी कि जो डर्मेटोजन क्या है, भारे त्वचा है। क्या है डर्मेटोजन, भारे त्वचा है। ठीक है, ये प्रागभ्रूण बनाएगा। अब ये देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा, ये जो स्टार्टिंग का जो भ्रूण था वो कैसा था, गोलाकार, लेकिन बाद में जब इसमें विभाजन हुआ, चेंजेस आए, तो ये कैसा हो गया, हार्ट शेप्ड हो गया, हृदय का आकार हो गया। डर्मेटोजन यानी कि इसकी भारी अवस्था, पेरिबेलम ये वाला स्तन, और जो ये प्लीरोम है ये वाला बीजपत्राधार, इसका ये निलंबक, मूलांकुर यानी कि मूलगोप का जो निर्माण कर रहा है। तो ये क्या बन गया, पूरा हमारा इस तरीके से भ्रूण का निर्माण हो गया। अब ये जो भ्रूण है वो कहाँ पर है, इस बीजांड के अंदर। बीजांड का हमने देख लिया था, बीजांड का पूरा देखा था संरचना। तो अब इस बीजांड में ये क्या हो गया, भ्रूण का निर्माण हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका बीजपत्र, ये भाग मूलीय क्षेत्र यानी कि जो उसका सेंटर का जो क्षेत्र है बीजांड का है। भ्रूण कोशी केंद्र, जो भ्रूण कोशी केंद्र हमने बनाया था जो वो तो भ्रूण कोश था। भ्रूण कोश क्या होता है, जो स्त्रीधानी होती है जिसमें कि भ्रूण क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। निलंबक, ये वाला जो निलंबक है, भारे और अंतःत्वचा, और ये पूरा क्या बन गया, अध्यावरण। आगे आपको चीज समझ में कि किस तरीके से एक भ्रूण का जो हमारा द्विगुणित युग्मनज है उससे भ्रूण कैसे बना, कैसे धीरे धीरे डेवलप हुआ, कैसे वो द्विबीजपत्री बना। अब हम बात करेंगे कि एक बीजपत्री जो भ्रूण है उसका निर्माण कैसे होता है। इस प्रकार के भ्रूण का विकास का जो अध्ययन है वो टूजुला फॉस्ट्री में किया गया। जैसे अभी हमने देखा था द्विबीजपत्री में एग्जाम्पल, उसी तरीके से एक बीजपत्री का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ट्यूजिला फॉस्ट्री। ठीक है, इसमें भ्रूण का विकास सेजिटोरिया टाइप का होता है। कैसे होता है, सेजिटोरिया टाइप का होता है। एक बीजपत्री भ्रूण में अष्टक स्तर, हमने बोला था अष्टक स्तर तक तो जो द्विबीजपत्री पादप है, द्विबीजपत्री भ्रूण है, और एक बीजपत्री जो भ्रूण है उसमें समान आएगा। ठीक है, बाद में फिर चेंजेस आएंगे। फिर हम बोल रहे हैं एक समान ही होगा। ठीक है, युग्मनज से विभाजन में 2 कोशिकाएं बनी। अभी हमने देखा था अग्रस्थ और आधारीय, ऊपर के स्तर की कोशिकाएं वही बीजपत्रोपरिक व प्रांकुर बनाएगा, अभी हम देख चुके हैं। एक बीजपत्री में एक ही बीजपत्र बनता है, यानी कि यहाँ पर जो था वो इस तरीके से था, किसमें, डाइकोटिलेडन में, यानी द्विबीजपत्री में, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से ही बनेगा। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, एक है ना। जैसे कि हम बात करें मक्का, मक्का कैसा होता है, इसी तरह से पालित होता है, एक ही पाली होती है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं चने की, तो चने में है ना इस तरह का, या मटर में 2 पालियां हो जाती है, समान आकार की होती है, तो वो क्या हो गया, द्विपालित हो गया, यानी कि द्विबीजपत्र हो गया। और ये जो मक्का है वो किसका एग्जाम्पल हो गया, एक बीजपत्र का। नीचे का स्तर मूलांकुर और बीजपत्राधार बनाता है। मूलांकुर और प्रांकुर में आच्छादी आवरण यानी कवरिंग पाई जाती है, जिन्हें क्रमशः मूलांकुर चोल कहते हैं और प्रांकुर चोल कहते हैं। मतलब ये आपस में जब कवर एरिया होगा तो वो मूलांकुर चोल और प्रांकुर चोल कहलाएगा। बीज और इसका विकास, अब सीड क्या है और उसका डेवलपमेंट। अब आपके पास क्या बन गया, भ्रूण आ गया। अब भ्रूण से क्या हो रहा है, धीरे धीरे बीज बनेगा, तभी तो हम नया पादप बना पाएंगे, है ना। एंजियोस्पर्म में लैंगिक जनन का जो अंतिम परिणाम है, यानी कि जब एंजियोस्पर्म की हम बात करेंगे, आवृत बीजी पादपों की बात करेंगे, तो उसके लैंगिक जनन का जो अंतिम जो रिजल्ट आएगा वो क्या बनेगा, बीज बनेगा, है ना। बीज बनेगा और ये कैसा होगा, आवरण से, मतलब आवरण होगा, इसके अंदर आवरण पाया जाएगा। एक बीज में बीजावरण, बीजपत्र व भ्रूणीय अक्ष होता है। बीजान आवरण हो गया ना। आगे बात कि बीज में क्या पाया जाएगा, आवरण पाया जाएगा। बीज का निर्माण कहाँ होता है, बीजांड में होता है, क्योंकि भ्रूण कहाँ बन रहा है, बीजांड में था, है ना। बीजांड का अध्यावरण बीजावरण बनाता है। जो बीजांड का अध्यावरण था वो क्या बनेगा, बीज का आवरण बन जाएगा। ठीक है,
बाहरी अध्यावरण के द्वारा टेस्टा और आंतरिक जो अध्यावरण है, देखो इस तरीके से संरचना थी, है ना, और एक मिनट, है ना, इस तरीके से संरचना होती है ना, इस तरीके से। तो जो बाहरी अध्यावरण है वो तो क्या बना रहा है, टेस्टा, और जो आंतरिक अध्यावरण है वो क्या बना रहा है, हमारा टैगमेन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं बीजांडकाय प्राय जो है नष्ट हो जाता है। ये जो बीजांडकाय है, ठीक है, ये क्या हो जाती है, कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है, और सिर्फ क्या रह जाता है, इस तरह से एक शेष स्ट्रक्चर रह जाता है जो कि परिभ्रूण पोष का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, परिभ्रूण पोष का, जैसे काली मिर्च और चुकंदर आदि। बीजांड व्रंत बीज व्रंत के परिवर्तित हो जाता है। जो बीजांड व्रंत है, यहाँ पर जो ये व्रंत होता है बीजांड व्रंत, वो किसमें बन जाता है, बीज व्रंत में, यानी कि ये जो बीज है इसका ये व्रंत बन जाता है। कौन बन जाता है, बीजांड व्रंत। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो बीजांड का जो बाहर वाला हिस्सा था वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बीजांड द्वार बीज में एक छिद्र के रूप में होता है जिसके द्वारा अंकुरण के समय जल का अवशोषण होता है। जैसे ही अंकुरण का समय आता है, बीज अंकुरित होते हैं, तो उस समय ये क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। परिपक्व बीज में जल की मात्रा बहुत कम होती है। जब मैच्योर स्टेज में बीज होता है तो उसमें क्या होता है, वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है या उसकी जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा लेस होती है, कम होती है, तथा उपापचय क्रिया जो भी उसका मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा धीमी गति से होता है। क्यों, क्योंकि इसका परिपक्व हो जाता है। फिर भ्रूण निष्क्रिय अवस्था में होता है। कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, एक्टिव नहीं होता है, और इसे क्या होता है, प्रसूति कहते हैं, डोरमेंट होता है, यानी कि वो अभी स्थिर है, अभी उसमें कोई भी क्रिया नहीं पाई जा रही, निष्क्रिय अवस्था में वो है। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं एक बीजपत्री बीज की संरचना कैसे होती है। इसमें एक बीजपत्र होता है, अभी मैंने बात करी थी, एक बीजपत्र होता है, ये भ्रूणपोषी होता है। भ्रूणपोष का जो भीतरी स्तर है वो एपिथेलियम स्तर कहते हैं, यानी कि जो भ्रूणपोष है उसका जो आंतरिक स्तर है उसको हम क्या बोलेंगे, एपिथेलियम कहेंगे। और जो भारी स्तर है, यानी कि इसका जो भारी स्तर है वो कैसा होता है, एल्यूरान स्तर कहलाता है। एग्जाम्पल, गेहूं, बाजरा, मक्का, घास आदि। ठीक है, हो गई चीजें क्लियर। आज हमने क्या देखा कि किस तरीके से भ्रूण का परिवर्धन हुआ, द्विबीजपत्री जो भ्रूण होता है उसका निर्माण कैसे हुआ, किस तरह से अष्टांग की संरचना बनी, किस तरीके से एक बीजपत्री बना, फिर बीज का निर्माण कैसे हुआ, कैसे उसका जो बीजांड आवरण है वो हट गया, बीजवंत्र जो बीज व्रंत है वो किससे बना, बीजांड व्रंत से बना, है ना। फिर हमने देखा जो एक बीजपत्री पादप है उसमें दो संरचनाएं होती है, आंतरिक और बाहरी। जो आंतरिक जो है वो है एपिथेलियम है, जो बाहरी स्तर है वो एल्यूरान स्तर होता है। एग्जाम्पल हमने देखे गेहूं, बाजरा, मक्का, घास आदि। तो आशा करती हूँ बच्चों ये वाला भी चीज देखो थोड़ा सा टफ है, मैं मानती हूँ कि जो चीज़ें हैं टफ है, लेकिन आप जब एक बार अच्छे से इसको देखोगे ना, डायग्राम से पढ़ोगे, उदाहरण से पढ़ोगे, तो डेफिनेटली आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बस थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने की बात है, थोड़ा सा इस चीज़ के लिए जागरूक होने की बात है कि आखिर इसमें चल क्या रहा है। इंटरेस्ट लो, ज़रूरी नहीं है, मैं मानती हूँ कि कभी कभी बच्चों को ह्यूमन फिजियोलॉजी में या ह्यूमन एनाटॉमी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है बजाय कि प्लांट में, है ना। लेकिन बच्चों प्लांट भी बहुत इंटरेस्टिंग है यदि आप पढ़ोगे तो। आप देखो कि आप सोचो एक बीज कैसे बन रहा है ना, एक पत्ती का निर्माण कैसे हो रहा है, जड़ कैसे बन रही है, हम एक नया प्लांट कैसे देख लेते हैं, क्या क्या उसमें मेटाबॉलिज्म होता है। इस तरीके से जब इंटरेस्ट क्रिएट करोगे तो आपको ये सब्जेक्ट भी बहुत प्यारा लगेगा, ये टॉपिक्स भी बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगे। ठीक है, फिर चलती हूँ नए पार्ट के साथ अपन मिलेंगे जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। जब तक आपको क्या करना है, यहाँ तक के नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं, चीज़ें सारी क्लियर कर लेनी है। नहीं आ रहा है तो आप अच्छे से चीज़ें वापस से देखें, वीडियो को पॉज करके देखें। ठीक है बच्चों, अब चलती हूँ मैं, धन्यवाद।